हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वी आर कवरिंग जुलाई मैगजीन साइंस एंड टेक पोर्शन, क्योंकि हम 6 कंप्लीट कर चुके हैं, 6 या 7 आई थिंक। और ऐसे ही हम कवर करते जाएंगे जल्दी जल्दी। मार्च के एंड तक, मेरे हिसाब से जनवरी तक कवर हो जाएगा पूरा, मतलब 12 महीने की पूरी कवर हो जाएंगी। फिर ये 2024 की सिर्फ 2 मैगजीन्स कवर करेंगे हम, फेब और जैन की। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो ये जुलाई की है, इसकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप कर सकते हो ज्वाइन। और पहला आर्टिकल है चंद्रयान 3 को लेके, क्योंकि ये जुलाई की है तो हम पीछे चल रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं फ्रॉम दिसंबर, तो हमें इन सब की नॉलेज होगी, तो ये चीज़ रिवाइज होती जाएगी बार बार। तो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से जुलाई में। और इसके अंदर जो पेलोड्स हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो एक बार समझ लीजिए, सिर्फ नाम याद रखने हैं, उससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हर एक मॉड्यूल के अलग अलग हैं, लैंडर के पेलोड्स अलग हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग हैं, रोवर के अलग हैं। तो जो लैंडर था, विक्रम लैंडर, जो चंद्रयान 2 में लैंड नहीं कर पाया था, ये उसी के मॉड्यूल्स हैं, पेलोड्स हैं। रंभा एलपी, लैंगमुइर प्रोब, इसकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, सिर्फ आप नाम याद रखते जाइए। रंभा एलपी पेलोड किसका है? लैंडर का है, चंद्रयान 3। चेस्ट चेस्ट और फिर इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सीस्मिक एक्टिविटी। लूनार सेस्मिक एक्टिविटी से आप समझ रहे होगे कि ये अर्थक्वेक के बारे में डिटेक्ट करेगा, जो भी सेस्मिक एक्टिविटी हुई होगी मून के सरफेस पे। ऐसे ही रोवर यानी प्रज्ञान रोवर के अंदर जो पेलोड्स हैं, उसमें से एक है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एक्सरे से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सरे से रिलेटेड चीज़ें डिटेक्ट करेगा। दूसरा है लिब्स, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये डिटरमाइन करेगा एलिमेंटल कंपोजिशन जो हमें सॉइल में मिलेगा रिलेटेड मून की, उससे। और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल का पेलोड है, जिसका नाम है शेप। इसे स्पेक्ट्रोपोरालीमीटर हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, ये एक्चुअली में अर्थ के आसपास के हैबिटेट को डिटेक्ट करके देखेगा, स्टडी करने की कोशिश करेगा। तो इंडिजीनियस पेलोड्स में लैंडर मॉड्यूल में जो हमने देखे थे वो अलग अलग हैं, वो हम आप देख पा रहे होंगे। और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम पीछे कवर करते चले आ रहे हैं। इश्यूज़ क्या थे सॉफ्ट लैंडिंग में, चैलेंजेस क्या आ रहे थे? वो डिफ़िकल्ट टेरेन थी, और डिस्टेंस था, स्पीड, क्योंकि हम लोनर मोड जो हम लैंडर की स्पीड जो थी वो थोड़ी स्लो थी, तो स्लो होने का कई बार चांसेस होता है ना कि वो डिसबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। आप अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, आप अगर एक लाइन बना रहे हो और बहुत कॉन्शियस होके बना रहे हो स्लोली स्लोली, तो गारंटी से चांसेस हैं कि वो लाइन सीधी नहीं बनेगी। और अगर आपने लाइन एक झटके में बना दी तो वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यही चीज़ को फोकस किया है नए चंद्रयान 3 में। इसमें स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी, लैंडिंग एरिया बढ़ा दिया था। पहले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लैंड कर रहा था, फिर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लैंड कराया। उसकी वजह से थोड़ी सी फर्मनेस आ गई लैंड करते समय, और बार बार टेस्ट करते रहे, इस वजह से ये इस बार सक्सेसफुल होने के चांसेस थे इन जुलाई, पर वो सक्सेसफुल हुआ है। दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर इसरो एंड फॉर द होल नेशन। और क्या एडवांटेजेस हैं मून के साउथ पोल पे जाने के? क्योंकि यहाँ पर कोई गया ही नहीं है, हम फर्स्ट नेशन हैं मून के साउथ पोल पे लैंड करवाने वाले। लूना करने वाला था रशिया का, बट वो कर नहीं पाया। और जो मोस्टली होते हैं ये इक्वेटोरियल बेल्ट पे हैं, जितने आप इस इमेज में देख पा रहे हो। यहाँ पर जितने गए हैं मिशंस वो सब यहाँ गए हैं, इस वजह से ये थोड़ा खास हो जाता है। चंद्रयान 1 में हमने 3 डायमेंशनल एटलस भेजी थी, इसमें सिर्फ हमने ऑर्बिटल भेजा था। उसने क्या क्या डिटेक्ट किया है PSLV के थ्रू भेजा था, और जो हमने चंद्रयान 2 भेजा था वो GSLV के थ्रू भेजा था। PSLV और GSLV में क्या डिफरेंसेस है वो अभी बताता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि चंद्रयान 1 में क्या डिटेक्ट किया था। वाटर वेपर को डिटेक्ट किया था, एक्सरे के सिग्नल्स डिटेक्ट किए थे, और चंद्रयान 2 में हाइड्रोक्सिकल रेडिकल वाटर मॉलिक्यूल को डिटेक्ट किया था, और वाटर के सिग्नेचर हर जगह पे पड़े थे। अब एक बार देख लेते हैं कि जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो क्या हैं। जस्ट सेकेंड। सो लॉन्च व्हीकल,
ये PSLV है। PSLV में 4 स्टेज का रॉकेट है ये। इसमें 4 स्टेज हैं, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और ये ऑर्बिटल। तो इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो सॉलिड लिक्विड होता है और इसी रिस्पेक्टिवली तरीके से लगा हुआ होता है। और जो GSLV है, जो सबसे पावरफुल रॉकेट है हमारे पास, इसरो के पास, सॉरी पार्डन फॉर माय स्केच, बट आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 स्टेज रॉकेट है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सॉलिड है, लिक्विड और क्रायोजेनिक एक्चुअली में हाइड्रोजन को स्टोर करके रखा जाता है इन -180 डिग्रीज़ के आसपास, बट स्टिल वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये इसकी एक खासियत है। क्रायोजेनिक इंजन हमने खुद अपना डेवलप किया। आपने अगर नम्मी नारायण सर की रॉकेटरी देखी है तो आपको समझ में आएगा। तो ये हैं, यहाँ पे स्ट्रैप ऑन मोटर्स होते हैं, इनमें भी सॉलिड फ्यूल होता है 200 टन GSLV Mark 3 में, और फिर उसके कारण थोड़ा एक्स्ट्रा ये इसी वजह से लोड उठा सकता है। 5000 kgs की इसकी कैपेसिटी है। और लो अर्थ ऑर्बिट के जितने भी मिशन होते हैं वो PSLV के थ्रू किए जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि PSLV का जो हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली किस लिए यूज़ करते हैं, और जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में आप मुझे एक डिफरेंस बताइए इन कमेंट सेक्शन। तो आपको इसे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इतना ही खास था। और रिसेंट जो लूनार मिशन गए हैं वो है साउथ कोरिया का दनूरी मिशन जो 2022 अगस्त में हुआ था, फिर जापान का हकुटो मिशन, और रशिया का लूना 25, और USA का आर्टेमिस 2, और स्पेस इजराइल्स बेयरशीट 2। ब्लैक होल्स के बारे में देख लेते हैं। ब्लैक होल्स एक्चुअली में क्या है, ब्लैक होल्स ऐसे स्मॉल टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर ग्रेविटी इतनी इनफाइनाइट लेवल पे है कि इवन लाइट भी वहाँ से पास नहीं हो सकती। ये कहलाते हैं ब्लैक होल्स। और ब्लैक होल्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके कारण हमने ग्रेविटी को ब्लैक होल से समझा था। जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल के अंदर इतनी ग्रेविटी होती है कि लाइट भी इससे पास नहीं कर पाती। और अभी हम देखेंगे कि आइंस्टीन ने ग्रेविटी को अलग फॉर्म में समझा है एज़ कम्पेयर टू आइजैक न्यूटन। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों हैं। तो एक बार इसमें पढ़ लेते हैं आर्टिकल में कि साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है कि एक क्लास ऑफ ब्लैक होल है, क्वासर्स एक टाइप है ब्लैक होल का, और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा लेमिनेसेंट यानी लाइट वाले और पावरफुल पार्टिकल्स हैं, और ये टाइम डायलेशन दिखा रहे हैं। ये ऑब्जर्व किया है साइंटिस्ट ने। टाइम डायलेशन क्या है ये भी अभी हम देख लेते हैं, जस्ट सेकेंड। और ये फैक्ट याद रखिए कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कोई भी क्वासर नहीं है। क्वासर यानी एक टाइप ऑफ ब्लैक होल, क्लास ऑफ ब्लैक होल है ये। टाइम डायलेशन क्या है ये समझ लेते हैं। एक्चुअली में आइंस्टीन ने जब थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनने उसमें बताया था कि जो ग्रेविटी है वो एक्चुअली में अट्रैक्शन वाली फोर्स नहीं है। अर्थ पे हम उसे फोर्स ही समझते हैं, बट पूरे यूनिवर्स के लेवल पे वो एक फोर्स नहीं है, वो एक्चुअली में बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम है। बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम का मतलब, बेंडिंग यानी कि कोई बहुत बड़े मास वाला ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे रहता है तो वो उस स्पेस को बेंड कर देता है। जैसे सन फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो जो इसके आसपास का एरिया है वो बेंड हो जाता है लाइक दिस। जो फैब्रिक है स्पेस का वो कहलाती है ग्रेविटी। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने बताया है कि इट इज़ नॉट ओनली बेंडिंग ऑफ स्पेस, इट इज़ ऑल्सो बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम। स्पेस और टाइम को भी बेंड करता है। अब टाइम को कैसे बेंड करता है ये हम कैसे समझ सकते हैं, ये मैं आपको एक बार बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जैसे आइंस्टीन रिंग आपको पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था। तो अगर कहीं से लाइट आ रही है बहुत दूर से, जिन्हें हम लाइट ईयर्स में गिनते हैं, लाइट ईयर्स का मतलब क्या है कि इस लाइट को ट्रेवल करने में इतने साल लगे, मतलब हम एक्चुअली में देख रहे हैं पास्ट की किसी रोशनी को जो अभी तक हमारे पास पहुंच पाई है, यानी वो इतनी दूरी से आ रही है। ठीक है,
अब मान के चलिए इस लाइट की रेज के बीच में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और हमें ये पता है कि ये ग्रेविटी के कारण स्पेस को बेंड कर देगा। तो ये लाइट जब आ रही है तो ये भी इसके थ्रू कैसे जाएगी, जब ये भी बेंड होगी, क्योंकि इसे आना तो है। स्पेस जब बेंड होगा तो लाइट की रेज भी अपने आप डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो बेंड होने के साथ वो ऐसे आ जाती हैं। अब स्पेस टाइम कैसे डायलेट हो रहा है, टाइम के बारे में ऐसे पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा एक जैसी है। तो जब स्पीड ऑफ लाइट एक जैसी है और इसका जो पाथ है वो चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो अगर ऐसे आती तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना था, और ये जब ऐसे मूव करके आ रही है मनूवर करके साइड से, तो इसे डिस्टेंस ज़्यादा करना है। इस लाइन में और इस लाइन में बहुत फ़र्क है, तब भी ये उतना ही टाइम ले रही है जितना टाइम इसे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में आने में लगना था। तब जाके पता चला कि डिस्टेंस का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड जब कांस्टेंट है, डिस्टेंस उतना ही कांस्टेंट है, और अगर जब बेंडिंग होती है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, फिर समय उतना ही क्यों लग रहा है? समय इसलिए उतना लग रहा है क्योंकि समय भी ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे कटता है, स्लो पास थ्रू होता है। यहाँ पर इस आर्टिकल में भी एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप 30 साल जुपिटर पर रहते हो तो आपकी जो एज है अर्थ पे, जो 30 साल बढ़ने वाली थी, वो जुपिटर पे 30 साल के साथ साथ 30 साल से 18 सेकंड कम बढ़ेगी। जो अर्थ पे 30 साल बढ़ने वाली थी वो 30 साल से 18 सेकंड कम बढ़ेगी जुपिटर पे, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये फैक्ट लिखा हुआ है। ये यानी कि उस पाथ को कवर करने में भी उसे उतना ही टाइम लगा जितना उसे स्ट्रेट पाथ को कवर करने में लगने वाला था। तो इससे हम ये जान पाते हैं कि ये एक्चुअली में टाइम को भी बेंड कर रहा है। टाइम के बेंड होने के कारण जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो हमें नॉर्मल वैसे ही लगता है जैसा वो नॉर्मल था। ये खासियत थी, इसी के बारे में टाइम डायलेशन क्वासर्स के थ्रू समझा था। ऑकरेंस क्या है, दिस इज ऑकर्स बिकॉज, ये इसमें भी लिखा हुआ है कि दिस ऑकर्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मास क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटी द मोर स्पेस टाइम कर्व जैसा अभी देखा था, और स्लोअर द टाइम इट सेल्फ प्रोसीड्स। ये चीज़ इसमें समझाई हुई है। ऐसे ही मून पे अगर हम टाइम स्पेंड करेंगे तो 629 मिली सेकेंड का फ़र्क आएगा। और ब्लैक होल्स क्या हैं, ब्लैक होल्स एक्चुअली में छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब टाइनी इतने छोटे नहीं, बट हम मानते हैं कि उनकी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है ग्रेविटी की कि उनसे लाइट भी नहीं निकल पाती, और उनका साइज़ इतना स्क्वीज़ होकर छोटे से स्पेस में बन चुका है, फिर भी उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से लाइट भी पास नहीं कर पाती। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण जो उसके छोटे रूमिनेंट्स बढ़ जाते हैं उनके कारण बनते हैं ब्लैक होल्स। वो एक काफ़ी बड़ा समझाना पड़ेगा उसके लिए, और उसकी कोई नीड नहीं है। सो आप बस इससे याद रखो कि ब्लैक होल बनते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन से, दैट्स इट। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ टर्म है, ये समझ लीजिए, क्योंकि सिंगुलैरिटी करके टर्म पूछी जा चुकी है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सिंगुलैरिटी क्या है, सिंगुलैरिटी बहुत बिल्कुल जो सेंटर वाला पोर्शन है ब्लैक होल का वो है, वो सिंगुलैरिटी कहलाता है। और इवेंट होराइजन क्या कहलाता है कि मान के चलिए लाइट यहाँ से रेज पास कर रही है, यहाँ पर ब्लैक होल है, तो वो सर्टेन एंड जहाँ से लाइट इसे पास नहीं कर पाएगी और अपने आप बेंड हो जाएगी और इसी में चली जाएगी, और उसके जस्ट पार जो लाइट होगी वो सीधी जा सकती है, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी ग्रेविटी से। उसे कहते हैं इवेंट होराइजन, उस बाउंड्री को। एक्रीशन डिस्क क्या है, ये सुपर हीटेड गैसेस हैं जो ये आपको ऑरेंज कलर की दिख रही हैं, ब्राउन कलर की एक्चुअली में, ये कहलाती हैं एक्रीशन डिस्क। और रिलेटिविस्टिक जेट क्या कहलाता है कि एक अगर स्टार बहुत पास आ गया ब्लैक होल के और उसे पकड़ के जब अपने अंदर समा लेता है ब्लैक होल और ब्लास्ट कर देता है उसकी लाइट को बाहर, वो कहलाता है रिलेटिविस्टिक जेट, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हैं ब्लैक होल्स। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज।
न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के बारे में, क्योंकि ये आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है एक्चुअली में अंटार्कटिका में, इसने ऑब्जर्व किया है इनको। इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं साउथ पोल में। और ये सिर्फ इंटरेक्ट करते हैं ट्रांसपेरेंट क्लियर प्योर आइस जैसी चीज़ों से। इस वजह से ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये क्यूबिक मीटर नीचे है बर्फ़ के नीचे से ये ऑब्जर्व करती है उन न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को। इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है, फंडामेंटल घोस्ट पार्टिकल्स। और ये कभी, जैसे मान कीजिए कि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इनके अंदर हम इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते फर्दर, ये अपने आप में कंप्लीट है। और बिल्कुल इनमें कोई चार्ज नहीं होता, और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, और ये किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। क्योंकि अगर आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज आपके पास से निकलना है, बट आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि दे डोंट इंटरेक्ट विद एनीथिंग। ये इनकी खासियत है। और ये गैलेक्सी से इमिटेट होते हैं, जैसे जहाँ से ये बने हैं। ये बनते कैसे हैं? एक्सप्लोजन से बनते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। सुपरनोवा से बनते हैं, गामा रे बर्स्ट से बनते हैं, क्वासर्स से भी बनते हैं, और एक्सप्लोडिंग स्टार से भी बनते हैं। अर्थ के अंदर न्यूट्रिनोज अनस्टेबल एटम डिके से बनते हैं, जैसे जो रेडियो एक्टिव डिके है उससे भी बनते हैं। और इवन बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रूट्स करके कुछ भी, तो वो स्टेटमेंट में कि न्यूट्रिनोज ऑल्सो इमिट फ्रॉम द फ्रूट्स, तो आप कोई भी गलत करके आएगा। बट ये याद रखिए कि जो बनाना के अंदर पोटेशियम होता है उसके इंटरेक्ट करने की वजह से, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की वजह से न्यूट्रिनोज इमिट होते नहीं हैं, नहीं होते हैं, ये सही बात है, तो ये याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज होते हैं जो कॉस्मिक रेज से भी बनते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया ने अभी प्रपोज की है अपनी खुद की, हमारी एक तमिलनाडु में ऑब्जर्वेटरी है, और अभी हमने न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को स्टडी करती है, उसके बारे में पता किया। UN एड्स ग्लोबल अपडेट 2023, ये यूनाइटेड नेशंस का एड्स से रिलेटेड प्रोग्राम है, और इन्होंने उसके बारे में रिपोर्ट जारी की है। एड्स कैसे होता है वो भी हम बैकग्राउंड देख लेंगे, बट ये SDG गोल 3 में है, और हेल्थ वाला जो गोल है वो 17 गोल्स आप याद रखिए। और ये उसी से रिलेटेड बता रहे हैं कि 69% हमने 2004 के मुकाबले कम कर दिया है एड्स से रिलेटेड डेथ को, और ट्रीटमेंट 76% लोगों, यानी 76% ऑफ द पीपल लिविंग विद HIV ग्लोबली, उनको हमने ट्रीटमेंट पहुंचाया है उन तक। और ये इस बॉडी के बारे में देख लेते हैं। UN एड्स, ये ऑपरेशन 1996 में स्टार्ट किया था। ये ग्लोबल एफर्ट कर रहे हैं एड्स को एज अ पब्लिक थ्रेट बाय 2030, ये चाहते हैं उसे ख़त्म करना। और इकोसॉक यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसकी ओनली करस्पॉन्डेंट जॉइंट प्रोग्राम है, और इसमें 70 कंट्रीज़ में इनके ऑफिसेस हैं। इंडिया में हमारा खुद का नेशनल एड्स एंड STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब ये 100% यूनियन फंडेड है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये 1992 में करी गई थी जारी। अब इसका 5वां फेज़ चल रहा है 2021 से लेके 2026 तक। एक हमारी बॉडी है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है एड्स से रिलेटेड चीज़ों के लिए। और अंडर द UN एड्स कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री लाइफ लॉन्ग एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन फॉर पीपल लिविंग विद HIV। अब हम बैकग्राउंड भी देख लेते हैं HIV कैसे होता है, और उसको जो एक्चुअली में एक चीज़ आप याद रखिए कि ये जो एक म्यूटेशन है जिसका नाम है CCR5, ये म्यूटेशन किसी बॉडी में हो जाता है तो उसे HIV से ऑलमोस्ट वो इम्यून हो जाता है, उसके अंदर बहुत लो रिस्क हो जाता है HIV होने का। तो लोग डोनेशंस, मतलब जब स्टेम सेल थेरेपी करवाते हैं उन पेशेंट्स की जिन्हें HIV हो चुका है कई बार, तो वो लोग जो डॉक्टर्स हैं वो सर्च करते हैं CCR5 रिसेप्टर्स वाले लोगों को, डोनर्स को, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए अगेंस्ट HIV। और HIV होता कैसे है ये देख लेते हैं। HIV का जो वायरस है, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ, HIV का जो वायरस है वो रेट्रो वायरस कहलाता है। रेट्रो का मतलब
ये उस चीज़ को इमिट करता है जो पहले हो चुकी है, स्टाइल ऑफ इमिटिंग विच वॉज रिसेंट पास्ट। तो जो हमारी नॉर्मल बॉडी है वो कैसे बनाती है प्रोटीन्स को, वो बनाती है DNA टू RNA टू प्रोटीन, और इस प्रोसेस को DNA से RNA बनाने वाले प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनाने वाले प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। 3 टाइप के RNA होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है भी तो एक बार साइंस में आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, बट ये चीज़ मैं अलग से इसके लिए लेक्चर भी बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो समझ लेंगे। बट जो DNA, RNA और प्रोटीन है वो हमारी नॉर्मल साइकिल है, मेटाबॉलिक साइकिल सेल की बनने की। रेट्रोवायरस, वायरस एक्चुअली में क्या है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है। ये पूरी तरह से ना लिविंग है ना पूरी तरह से नॉन लिविंग है, क्योंकि इनकी खुद की लिविंग मशीनरी नहीं होती, बायोलॉजिकल मशीनरी नहीं होती, ये खुद के प्रोटीन नहीं बना सकते, खुद की एनर्जी नहीं बना सकते जैसे हमारी बॉडी में बनती है। तो ये एक होस्ट के अंदर रहते हैं, इसी वजह से इन्हें होस्ट चाहिए रहता है। तो ये जो RNA है रेट्रोवायरस, ये RNA बेस्ड वायरस है। अब RNA बेस्ड वायरस है और इसे हमारी बॉडी में आना है तो ये हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत है DNA से RNA बनाने की, ये तो RNA बना बनाया है। तो ये क्या करता है, रेट्रो यानी कि ये पुरानी चीज़ को इमिट करता है। पुराना क्या है, DNA, तो ये RNA से DNA बनता है, फिर जाके ये हमारी बायोलॉजिकल साइकिल में जुड़ता है और फिर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देता है सेलुलर मशीनरी में जाके। इस वजह से इसे रेट्रोवायरल डिजीज़ कहते हैं। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और जो बीमारी है उससे जो होती है उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आई कैन राइट हेयर सिंड्रोम। ओके, तो ये हो गया HIV से रिलेटेड। नॉन शुगर स्वीटनर्स, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, आप बताओगे उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल भी है कि ये जो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल WHO की इंटरनेशनल एजेंसी रिसर्च ऑन कैंसर ने बताया है कि ये चीज़ें एक्चुअली में कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं। अभी एक इन्फर किया है, मतलब अंदाज़ा लगाया है, बट होने को हो सकता है। और IARC यानी इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, उन्होंने ये ग्रुप लेवल में डिवाइड किया है कि कैंसर होने के चांसेस किससे ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद किससे कम हैं, और यहाँ पे कम होते जाते हैं। तो ये पढ़ लीजिएगा एक बार। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO के बीच में एक जॉइंट कमेटी की मीटिंग बैठी थी, उन्होंने ये चीज़ें डिसाइड करके बताया है। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जैसे नॉन शुगर स्वीटनर्स, लो कैलोरी स्वीटनर जिनमें 0 कैलोरी होती है टेबल शुगर के मुकाबले, क्योंकि हम टेबल शुगर्स को एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, यानी इनमें न्यूट्रिशन नहीं होता, कैलोरीज बहुत होती हैं, इस वजह से लोग शुगर खाने से मना करते हैं। तो मैं आपसे को एक सजेस्ट करता हूँ, अगर किसी के पास 2 घंटे का समय है तो एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, व्हाट द हेल्थ नाम से, प्लीज़ 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 वॉच इट। आपका खाना खाने का और हर चीज़ लाइफ जीने का, खाने की चीज़ों की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा, और आपका मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा इन चीज़ों से। एक बार 2 घंटे अपने इन्वेस्ट कीजिए, आप लाइफ लॉन्ग थैंकफुल रहेंगे इस चीज़ को लेके। तो ये लो कैलोरी स्वीटनर्स, इनमें शुगर फ्री और डाइट रिलेटेड नाम लिखा होता है, मोस्टली ये लेबल रहता है। तो बताया है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को भी हेल्प कर सकते हैं, एड कर सकते हैं, और कार्सिनोजेनिक हैं, ये तो ऊपर हमने पढ़ लिया। और गाइडलाइंस भी FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेकर निकाली है, सर्टेन लिमिट्स ले डाउन की हैं। तो ये अलग अलग नाम हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। जैसे 2 अमीनो एसिड से बना हुआ है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में मेथनॉल, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलाइन, एस्पार्टीम इसका नाम है, एसिल एस सल्फेम के, नियोटेम, सुक्रेलोज,
ये नाम आप पढ़ लेना, तो ऐसे इनका नाम आ सकता है रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट, जैसे सुक्रेलोज, नियोटेम, एसल्फेम, एस्पार्टेम आर इन न्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, अल्कोहल बेवरेजेस या कुछ भी ऐसे नाम लिख के आएगा तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, और एक बार ये टेबल पढ़ लेना, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से है कि इनके टर्म्स जो नाम है उनके वो याद होने चाहिए। भारत का 6G अलायंस है, उसके बारे में है कि ये कोलैबोरेटिव, बोल बच्चन वही बातें हैं कि प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिलके टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं, और एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया है, जो पैसा लेगा 5% यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब ये आप पढ़ोगे इकोनॉमी में, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ये क्या है, ये आप सर्च कर लेना। अगर इकोनॉमी में नहीं पढ़ रहे तो एक बार सर्च कर लेना, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हम जहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट कर देते हैं वो चीज़ फिर हम भूलते नहीं हैं। तो ये नॉर्मल है, 6G है तो वो 5G से बेटर होगा, ये तो नॉर्मल बात है, और हाई परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा, दुनिया भर की बात है, बोल बच्चन भाई। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है मेजोराना ज़ीरो मोड्स रेवोल्यूशनाइज क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है, ये करंट कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक्चुअली में ऑल पार्टिकल्स जो नेचर में हैं, ये आर्टिकल बताता है कि वो बोसॉन्स और फेर्मियंस के कैटेगरी में आते हैं। बोसॉन्स कैरी एनर्जी फोर्सेस थ्रू आउट द यूनिवर्स, ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेकअप मैटर आर फेर्मियंस। ये चीज़ें याद रखना। बट क्वांटम कंप्यूटिंग में 2 प्रिंसिपल्स का बहुत यूज़ होता है, जिनमें से एक है सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर 2 चीज़ें हैं, वो दोनों एक दूसरे से इतनी सिमिलर हैं कि आप अगर एक चीज़ को सामने ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप दूसरे के बारे में प्रेडिक्ट कर दोगे और वो सही होगा। आप एक की स्टेट देख के बता दोगे कि दूसरा किस स्टेट में है। इतना लगाव, इतना प्यार होता है इनके बीच में, अगर मैं मजाक में बोलूँ तो आप एक को देख के बता सकते हो कि दूसरे की क्या हालत होगी। ये कहलाता है इंटेंगलमेंट, मतलब एक दूसरे से इतने वो टेंगल हैं, इतने जुड़े हुए हैं। सुपरपोजिशन का मतलब है कि कोई डिसाइसिव नहीं बता सकता। फॉर एग्जांपल एक श्वार्ज़ेनेगर कैड करके एक एक्सपेरिमेंट था जो शिवन सर ने अपने कोर्स में बताया था कि एक बिल्ली एक डब्बे में है और वो डब्बा ऊपर से बंद कर दिया है, उस डब्बे के अंदर जहर रखा हुआ है, तेजाब रखा हुआ है, मतलब एसिड, और ये गारंटी नहीं है कि अब हम डब्बे के बाहर से खड़े होकर ये नहीं बता सकते कि वो कैट मर चुकी है उस एसिड के कारण, या फिर वो एसिड वहीं का वहीं रखा हुआ है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो सेफ़ है। क्योंकि ये ऐसी हालत है कि इसमें हम दोनों चीज़ें मानेंगे। ये सुपर पोजिशन है, ये पोजीशन नहीं है, सुपर पोजिशन है। इसमें हम ये मानेंगे कि शायद वो मर भी चुकी है या ज़िंदा भी है। इन बेसिस पे काम करता है क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसी से रिलेटेड बात थी ये, क्वांटम बिट और क्यूबिट कैन रिप्रेजेंट बोथ 1 and 0, क्योंकि जैसे बाइनरी पोजीशन जो होती है हमारी कंप्यूटर की वो होती है 0 या 1। अगर 0 है तो सही चालू है और इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मतलब 0 है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, 1 है तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। बट क्वांटम कंप्यूटिंग में वो दोनों स्टेट दिखाता है, 0 भी और 1 भी। एंटेंगलमेंट का मतलब इसमें समझाया हुआ है कि क्यूबिट्स in a superposition can be correlated with each other. That means state of 1, whether it is 1 or a 0, can depend on state of other. तो आप कंटेक्स्ट समझ गए हो, वो इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट इम्पोर्टेंट था, न्यूज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। रोबो मैपर, इसने एक मटेरियल फाइंड किया है जिसका नाम है पेरोस्काइट। पेरोस्काइट एक सोलार सेल के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल बन जाता है जो ज़्यादा स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। और रोबो मैपर एक रोबोट है जो यूएस के द्वारा बनाया गया है, और ये रिसर्च करता है अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर जिससे हमारी टेक्नोलॉजी और डेवलप हो पाए, और ये एक साथ काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स पे काम कर सकता है पैरेलली। इससे एनर्जी और टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। रोबो मैपर याद रखिए, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। परसीवियरेंस रोवर, ये मार्स गया था नासा का, और इसने
एक्चुअली में एक इसका पेलोड है जिसका नाम है शेरलॉक। इसने डिटेक्ट किया है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जिज़ेरो क्रेटर पे। तो जिज़ेरो क्रेटर याद रखिएगा कि ये मार्स में है, और परसीवियरेंस रोवर यूएसए यानी नासा के द्वारा भेजा हुआ मार्स पर भेजा हुआ रोवर है जिसने शेरलॉक नाम के मॉड्यूल के थ्रू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फाइंड किया है। बस यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। प्रोमिनेंट मार्स मिशन जो है इंडिया का मंगलयान है, यूएसए का परसीवियरेंस रोवर अभी हमने जैसे पढ़ा, परसीवियरेंस रोवर का ऑर्बिटर मार्स ओडिसी करके, चाइना का तियानवन, मार्स का मार्स एक्सप्रेस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और यूएई का होप। यूक्लिड मिशन ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूक्लिड मिशन किया है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को फाइंड करने की, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एक्चुअली में कई बार जब ये आता है ना कि हमारा यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है, तो सब लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितना मास चाहिए है एक्सपेंशन के लिए उतना मास हमारे यूनिवर्स में है ही नहीं, तो फिर वो मास कहाँ से आता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आती है जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहे हैं, वो कहलाती है डार्क एनर्जी, कि उसकी वजह से एक्सपेंड कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। एक्चुअली जो हम जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं पूरे यूनिवर्स में वो सिर्फ 5% है, बाकी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ये जो यूक्लिड मिशन है ये सन के लैग्रेंज पॉइंट 2 पे जाएगा, ट्रेवल करेगा। लैग्रेंज पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। लैग्रेंज पॉइंट एक्चुअली में ये सन है, ये अर्थ है, और यहाँ पे मून है। तो लैग्रेंज पॉइंट अर्थ का कहाँ पे है, हर सेलेस्टियल बॉडी का अलग लैग्रेंज पॉइंट होता है। लैग्रेंज पॉइंट का मतलब है कि ऐसे जोन्स जहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट जैसे सन और अर्थ की ग्रेविटी एक दूसरे पर ज़्यादा इंटरेक्ट ना करे और एक पीसफुल एरिया बन जाए जहाँ पर खिंचाव ना हो ज़्यादा। तो फॉर एग्जांपल 4 5 1 2, तो अर्थ के लैग्रेंज पॉइंट ऐसे हैं। तो ये लैग्रेंज पॉइंट 2 पे है यूक्लिड मिशन। जस्ट अ सेकेंड। ये डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है। इसरो ने अपने सिंगापुर के 6 सैटेलाइट को भेजा है, उनमें से एक सैटेलाइट डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, और 4 स्टेज डी ऑर्बिटिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है। डी ऑर्बिटिंग का मतलब है कि जो ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को छोड़ते थे वहाँ से सैटेलाइट को निकाल के फार अवे भेज देना, जस्ट बिकॉज की डेब्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इससे रिलेटेड एक सिंड्रोम भी है जिसका नाम है कैसलर सिंड्रोम। ये चेन रिएक्शन है, अगर एक सैटेलाइट टूटी और या एक्सीडेंट हुआ तो इट विल लीड टू फर्दर मिलियंस ऑफ सैटेलाइट्स बीइंग ब्रोकन, बिकॉज ये चेन इफेक्ट हो जाएगा, सबके पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते जाएंगे क्योंकि वो ऑर्बिट कर रहे हैं एट अराउंड 17,000 माइल्स पर आवर की स्पीड पे। तो एक छोटा सा कंचे जितना भी अगर टकरा गया तो ह्यूज डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये सागर संपर्क करके एक इनिशिएटिव है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इंडिजीनियस, जो हमने खुद बनाया है। इसका एक्चुअली में काम क्या है, ये जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये मरीन यानी कि हमारे पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ों को नेविगेट करेगा और देखेगा उन्हें, बिकॉज कई बार रात को नहीं दिखता, जैसे टाइटैनिक के टाइम पे हुआ था कि लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया था कि एक आइसबर्ग है बहुत पास में। तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या होते हैं, जो अपनी कंट्री के आसपास के एरिया को मोस्टली करते हैं, जैसे जीपीएस जियो पोजिशनल सिस्टम, बट असली में उसका नाम है नेवस्टार जो यूएसए का है। बाकी दुनिया में कौन कौन से हैं, जीपीएस यूएसए का है, ग्लोनास रशिया का है, और ये ग्लोबल है, और गैलीलियो यूरोप का है, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। बीडू 2 चाइना का है, ये ग्लोबल है। बीडू 1 रीजनल है, और हमारा नाविक है। आप ये बताओगे इसमें कि कितनी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है और कितनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और ये एक्चुअली में ग्लोबल नहीं है, ये इंडिया के 1500 किलोमीटर आसपास के एरिया को कवर करता है। लाइक जीपीएस सिर्फ 1500 किलोमीटर, हम यूरोप नहीं देख पाएंगे इससे। तो
ये डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो हमने खुद बनाया है, ये रियल टाइम करेक्शन बता देता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को रिलेटेड, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि कहीं से इंफॉर्मेशन कम मिली हो, बट DGNSS हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा। तो इससे हमारे मैरीटाइम रिलेटेड काम बड़े आसान हो जाएंगे, जैसे प्रोवाइडिंग सेफ नेविगेशन, फुलफिलमेंट ऑफ इंटरनेशनल नेविगेशन ऑब्लिगेशन, जो SOLAS करके एक नेविगेशन है, सेफ्टी ऑफ द लाइफ एट द सी, और IALA IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन GPS एरर करेक्शन सही हो जाएगा। विल एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स। SOLAS कन्वेंशन याद रखिए, इट इज़ अ सक्सेसर फॉर्म ऑफ रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ मर्चेंट शिप। फर्स्ट वर्जन वन अडॉप्टेड इन 1914 रिस्पॉन्स टू टाइटैनिक डिजास्टर। सोलार फेलियर ऑब्जर्व की गई हैं। एक्चुअली में इन सोलार फेलियर की भी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्स मानी जाती हैं, यही ऑब्जर्व की गई हैं US के पैसिफिक ओशियन में, और उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से इन्हें डिवाइन कर दिया जाता है। तो रेडियो ब्लैकआउट हो चुका है वहाँ पर जहाँ पर ये पैसिफिक ओशियन में ऑब्जर्व की गई हैं एक्सरेज, तो इनके इम्पैक्ट लिखे हुए हैं, जस्ट यू नीड टू रीड देम वंस, आपको कोई इशू नहीं होगा। सोलार फ्लेयर एक्चुअली में क्या है, जाइंट एक्सप्लोजन है सन के ऊपर, और दीज फ्लेयर्स ऑफन एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक स्टॉर्म्स नोन एज कोरोनल मास एजेक्शन, आपने बहुत सुना होगा। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। आपने ऑरोरा लाइट को देखा होगा जो साउथ और नॉर्थ पोल में दिखती हैं, जैसे जिन्हें कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा पोलारिस। पोलारिस यानी साउथ पोल में, बोरियालिस यानी बोरियल फॉरेस्ट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंटार्क्टिक आर्कटिक के आसपास, उधर पे कहते हैं उन्हें बोरियालिस, क्योंकि बोरियल फॉरेस्ट उस साइड है। तो मरकरी के आसपास भी हमने ऑब्जर्व किया है ऑरोरास को। ये एक BP कोलंबो मिशन है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज़ स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया था। इसने ऑब्जर्व किया है एक्सरे ऑरोरास को। तो BP कोलंबो ESA और JAXA की खुद की जॉइंट मिशन है, और ऑरोरा चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इंटरेक्ट करते हैं हमारी आयनोस्फेयर से। आयनोस्फेयर यानी टॉप मोस्ट लेयर है ये अर्थ की। यहाँ पर हमें चार्ज पार्टिकल चाहिए होते हैं अर्थ की, क्योंकि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट मरकरी का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन है। तो ऑरोरा वहाँ पे सिर्फ सोलार विंड से भी आ जाते हैं। तो ये उसने ऑब्जर्व किया है। तो आपको याद रखना है BP कोलंबो बाय ESA एंड JAXA। 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर किया है। माइक्रोसाइट क्या है? माइक्रोसाइट एक्चुअली में एक क्लस्टर है हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स का। जैसे माइक्रोसाइट यानी कि आपको पूरा एक इकोनॉमी बनी मिल जाएगी पास में, आपके घर के पास, जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होंगे, फार्मेसीज़ होंगी, काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंसेज होंगी, ये सब चेन बनी रहेगी, पूरी सप्लाई चेन, जो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है स्टेक होल्डर्स की। हर स्टेक होल्डर आपको माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट्स में मिलेगा। ये ABDM का काम है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और ये इंक्रीज़ करना चाहता है प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? एक्चुअली में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बना था इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे पूरी जो हमारी मेडिकल फील्ड है उसे अपडेट करना, सारे रिकॉर्ड्स पेशेंट्स के, इन सब चीज़ों को ऑनलाइन ले जाना। ये एक रीज़न ऑब्जेक्टिव था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, जो कि इस माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट के द्वारा भी कहीं ना कहीं पूरा होगा। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी, उसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। पहले इसका नाम नेशनल हेल्थ एजेंसी था, फिर नाम रख दिया गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपको याद होगा 5 लाख का रहता है इनका इंश्योरेंस पर फैमिली। और पूरे जो पहले के भी डिसीज़ होते हैं किसी को, जब इंश्योरेंस नहीं लिया था उससे पहले के, वो भी कवर किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, तो ये वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा की रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। ये FAO ने रिलीज़ की है, UNEP ने रिलीज़ की है, WHO ने रिलीज़ की है।
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है कि आपकी दवाइयों का असर नहीं होता है उन पैरासाइट्स पे जिनके लिए आप दवाइयाँ खाते हो या एंटीबायोटिक खाते हो, बिकॉज वो इतने ज़्यादा ढीठ हो चुके हैं इन लेमैन टर्म्स कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्यों होता है? ये हमारी खुद की गलती है कि हम खुद अपने डॉक्टर बने हुए हैं। हम केमिस्ट के पास जाते हैं कि भैया फलानी दवाई दे देना, अब 2 दिन दवाई खाई, तबीयत ठीक लगने लगी, फिर मतलब ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, पूरा प्रॉपर कोर्स मिलेगा तो हम पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे तो वो पूरे माइक्रोब्स ख़त्म हो जाएंगे, बट हम ऊपर ऊपर के माइक्रोब्स ख़त्म कर देते हैं। जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, जिनमें स्ट्रेंथ होती है, वो बच जाते हैं। फिर वो जब आगे अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं तो वो उतने ही स्ट्रांग होते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फिर आप दवाई खाते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहलाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। वन हेल्थ क्या है? वन हेल्थ का मतलब है कि सिर्फ हमें दुनिया में ह्यूमन सेंट्रिक नहीं रहना है, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी का भी ख्याल रखना है, जानवरों की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि उनसे ही कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ भी जुड़ी है। अब अगर हम एनिमल्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपने जूनोटिक डिजीजेस सुने हैं कितने सारे, एबोला, जीका, निपा वायरस जो केरला में आए, ये सब इतने जूनोटिक डिजीजेस हैं। कोरोना, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अब कोरोना है जूनोटिक की नहीं है ये नहीं कह सकते, बट हमें जितना पता है हम लोगों को कि वो जूनोटिक है। ऐसी मलेरिया की जो सबसे पहली वैक्सीन बनी है, ये एक्चुअली में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि जो पैथोजन है, मान के चलिए एक पैरासाइट है, जैसे मलेरिया एक पैरासाइटल डिजीज़ है, तो एक पैरासाइट है, उसका एक पोर्शन ले लेंगे जिससे कोई डिजीज़ नहीं होता। बस उस पोर्शन को लेने के बाद हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारे जो बी सेल्स हैं वो इसे फॉरेन पार्टिकल समझ के एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तब यूज़ होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन का। ये जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन है, ये एक सब यूनिट वैक्सीन का एक टाइप है। रिकॉम्बिनेंट में कई बार कुछ ना कुछ हम चेंजेस कर देंगे, जैसे मान के चलिए पूरी आउटर शेल रख देंगे पैरासाइट की और अंदर से वो खोखला रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो इससे हमें डिजीज़ नहीं होगा, बट हमारी बॉडी के अंदर एक मेमोरी बन जाएगी कि ऐसा भी कुछ है और इसके लिए हमें ये रिस्पॉन्स देना है। तो ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का काम है। और मॉस्किरिक्स नाम है मलेरिया की वैक्सीन का। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये एक ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है। 2000 में ये सेटअप हुई थी। इसके कोर पार्टनर्स हैं वर्ल्ड बैंक, WHO, यूनिसेफ, और ये नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ काम करती है। एक्चुअली में कोरोना के टाइम पे पंजाब सरकार ने इनसे वैक्सीन्स के लिए बात की थी, तो इन्होंने मना कर दिया था कि हम रीजनल लेवल पे बात नहीं करते, हम नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। BPAL रेजिमेंट ट्रायल, ये BPAL ट्रायल क्या है? ये 6 मंथ का ट्रायल है अबाउट XDR TB। XDR एक अलग फॉर्म की TB है जो काफ़ी ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंस है, इस पर दवाइयों का असर नहीं होता, तो उसके लिए ये ट्रायल किए जा रहे हैं और फर्दर कैसे रिएक्ट करता है और उसका क्या हम तोड़ निकाल सकते हैं, उसके लिए ये ट्रायल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है ज़ॉम्बी ड्रग। ज़ॉम्बी ड्रग एक नाम है ड्रग का, ज़ाइलाज़ाइन। ये ड्रग एक्चुअली में इंसानों के ऊपर स्किन में काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दिखा रहा है और इससे एक्सट्रीम स्लीपीनेस बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हो कि अल्सर हो रहे हैं लोगों को, इससे स्किन डेड हो रही है और एम्पुटेशन होने के चांसेस हैं। और ये यूज़ किया जाता है मोस्टली काउज और हॉर्सेस के अंदर। तो ज़ॉम्बी ड्रग आपको याद रखना है, ज़ाइलाज़ाइन। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट हुई है रिसेंटली। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट में इन्होंने रिलीज़ किया है फूडोकोपिया नाम से एक मोनोग्राफ, जिसके अंदर सारे रेफरेंस होंगे स्टैंडर्ड फूड कैटेगरी के। ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया में एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है संग्रह। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 76 कंट्रीज़ के फूड रिलेटेड डेटाबेस पूरे तरह से मौजूद है, तो हम वहाँ से डेटाबेस निकाल सकते हैं फॉर कंपैरिजन, फॉर फर्दर स्टडीज़ और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स। ब्लू स्काई प्रोजेक्ट एक्चुअली में हमने ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए एक गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। उसके अंदर 3 अप्रोचेस डिसाइड की हैं। एक है मिशन बोर्ड,
दूसरा है ग्रांड चैलेंजेस और तीसरा है ब्लू स्काई प्रोजेक्ट। तो ब्लू स्काई प्रोजेक्ट जो अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म अप्रोच है 15 साल के आसपास की, जिसमें हम अलग अलग टाइप के फ्यूल सेल्स बनाने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बनती ही ऐसे है कि जब पानी से इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन एटम को, उसमें जो सोर्स यूज़ होता है उस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए वो ग्रीन एनर्जी से आता है। इस वजह से उसे यूज़ करते हैं इसी वजह से उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि उसका बनने का सोर्स ग्रीन है। ये यहीं पे वही लिखा हुआ है। डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स बनाने की बात हो रही है। alloy of cobalt and platinum doped with manganese has been found to be an effective catalyst। catalyst मतलब होता है इन्हेंसर, किसी चीज़ को इन्हेंस करने वाला। कोबाल्ट और प्लेटिनम और मैग्नीज को मिला के एक इन्हेंसर ये काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स के लिए। मेथनॉल फ्यूल सेल्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस हैं जो मेथनॉल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इससे हमें अल्टरनेट पावर मिल सकती है और DMFCs को के पास एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लो टेम्परेचर में ऑपरेट कर लेते हैं और सेफ़र टू ऑपरेट होते हैं। बस थोड़ा सा इनका ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट होने के कारण इंजन पे ये इशू कर सकते हैं। इस वजह से इन्हें इतना ज़्यादा अभी इन चीज़ों पे वर्क किया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा अभी नॉर्म नहीं बना है। तो इनके एप्लीकेशंस आप देख सकते हो कि हम बैटरीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल की छोटे डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये न्यूज़ में थे। सो आई होप कि आपकी जुलाई की मैगज़ीन में थोड़ी आपकी हेल्प हुई होगी। यू जस्ट नीड टू स्किम थ्रू इट वंस अगेन अराउंड एग्ज़ाम। तो आप जब भी अब पढ़ना स्टार्ट करो साइंस के बारे में तो थोड़ा देखते जाओ और आई होप कि इनसे हेल्प हो रही है। एंड प्लीज़ प्रोवाइड मी अ फीडबैक कि चीज़ें ठीक चल रही हैं नहीं चल रही हैं, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करूँ। कुछ बुरा लगता है तो प्लीज़ बेझिझक बोलिए। एंड थैंक यू फॉर द टाइम एंड पेशेंट लिसनिंग। एंड आपसे मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में, ज्योग्राफी मैपिंग का आएगा। और मुझे एक कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि मैं सोच रहा था बनाने का, सो एटलीस्ट वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। अभी उतना कमेंट्स नहीं आए हैं चैनल पे, चैनल इज़ स्टिल ग्रोइंग, सो नेवर टू वरी। और चीज़ें होंगी इम्प्रूव आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, और हम सब मिलके सब अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।